नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड के खनिज संसाधनों के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। और उत्तराखंड के खनिज संसाधनों से संबंधित जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में चूना पत्थर कहाँ मिलता है। तो उत्तराखंड में जो चूना पत्थर है आपके देहरादून में भी मिलता है, पिथौरागढ़ जनपद में भी मिलता है, टिहरी गढ़वाल और चमोली जनपद में भी चूना पत्थर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून के मंदारम और बारकोट क्षेत्र में मिलते हैं। तो देहरादून का जो मंदारम क्षेत्र और बारकोट क्षेत्र है, यहाँ पे आपके अच्छे किस्म का चूना पत्थर मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूना पत्थर का सर्वाधिक यूज होता है। तो चूना पत्थर का सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है आपके सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगमरमर के पर्याप्त भंडार मिलते संगमरमर के पर्याप्त भंडार है। तो मसूरी के पास संगमरमर के भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है, या यूं बोलेंगे कि मसूरी के बगल में आपके संगमरमर के भंडार मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में संगमरमर कहाँ मिलता है। तो उत्तराखंड में संगमरमर आपके देहरादून में भी मिलता है, नैनीताल में भी देखने को मिलेगा, और टिहरी गढ़वाल में भी आपके संगमरमर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में मैग्नेसाइट मिलता है। तो उत्तराखंड में मैग्नेसाइट जो मिलता है ये आपके चमोली जनपद, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेसाइट का उपयोग किया जाता है। तो मैग्नेसाइट का यूज आपके ताप से से भट्टियां बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सोप स्टोन मिलता है। तो उत्तराखंड में सोप स्टोव या टॉल्क जो मिलता है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में मिलता है, बागेश्वर में भी मिलता है, पिथौरागढ़ और चमोली जनपद में भी मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौंदर्य प्रसाधन, टेल्कम पाउडर, पेंट्स, साबुन आदि उद्योगों उपयोगी है। तो ये आपके सोप स्टोन जो है ये आपके सौंदर्य प्रसाधन, पाउडर, पेंट्स आदि के उद्योग में उपयोगी माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में बेस मेटल्स मिलते हैं। तो उत्तराखंड में जो बेस मेटल्स मिलते हैं ये आपके अल्मोड़ा में जनपद में मिलते हैं, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, चमोली, देहरादून आदि जनपदों में बेस मेटल्स देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में रॉक उत्तराखंड में रॉक फास्फेट मिलते हैं। तो उत्तराखंड में जो रॉक फास्फेट मिलते हैं ये आपके राजधानी देहरादून में मिलते हैं, टिहरी गढ़वाल मिलते हैं, और नैनीताल जनपद में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में डोलोमाइट मिलता है। तो उत्तराखंड में जो डोलोमाइट मिलता है ये आपके देहरादून, पिथौरागढ़ और टिहरी गढ़वाल में मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेराइट्स मिलता है। तो उत्तराखंड में जो बेराइट्स मिलेंगे ये आपके देहरादून जनपद में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में गंधक और मक्षिक मिलता है। तो गंधक आपके चमोली और देहरादून जिले में मिलता है। राज्य में एस्बेस्टोस राज्य उत्तराखंड में एस्बेस्टोस मिलता है। तो ये आपके पौड़ी और अल्मोड़ा जनपद में मिलता है। उत्तराखंड में लोहा मिलता है। तो लोहा आपके नैनीताल, चमोली, पौड़ी और टिहरी गढ़वाल में मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में तांबा मिलता है। तो तांबा उत्तराखंड के चमोली जनपद में भी मिलता है, पौड़ी गढ़वाल में भी मिलता है, टिहरी और देहरादून में भी मिलता है, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल जनपदों में भी आपके तांबा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में शीशा मिलता है। तो उत्तराखंड में जो शीशा आपके पिथौरागढ़ जनपद में मिलता है, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी या पौड़ी गढ़वाल जिलों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में ग्रेफाइट मिलता है। तो उत्तराखंड में ग्रेफाइट जो मिलता है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में, पौड़ी गढ़वाल में और नैनीताल जनपद में मिलता है। उत्तराखंड में स्लेट्स मिलते हैं। तो उत्तराखंड में स्लेट्स जो मिलते हैं ये आपको उत्तरकाशी जनपद, नैनीताल जनपद और पौड़ी जनपद में मिलते हैं। उत्तराखंड में टीन मिलता है। तो उत्तराखंड में टीन आपके चमोली जनपद में मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में खनन नीति की घोषणा की गई थी। तो उत्तराखंड में जो खनन नीति की घोषणा की गई थी आपके 2001 में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति लाई गई थी। तो उत्तराखंड राज्य ने आपके वन स्टेट वन रॉयल्टी जो पॉलिसी लाई थी आपके 2023 में लाई थी। खिरा खोट आंदोलन संबंधित है। तो खिरा खोट आंदोलन का संबंध आपके खड़िया खनन से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन क्षेत्र में स्थित खदानों में खनन किया जाता है। ये उत्तराखंड वन विकास जो वन क्षेत्र में जो खनन किया जाता है ये आपके उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। और इससे आगे हम उत्तराखंड की मिट्टी, कृषि, पशुपालन से संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड के मिट्टी, कृषि, पशुपालन से संबंधित जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में
पहली और द्वितीय कृषि नीति जारी की गई थी। तो उत्तराखंड ने जो अपनी पहली कृषि नीति लाई थी आपके 2011-12 में लाई थी, और दूसरी जो कृषि नीति या एग्रीकल्चर पॉलिसी लाई थी ये आपके 2018 में लाई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग कितने परसेंट है। तो उत्तराखंड में जो कृषि से जो जुड़े हुए लोग हैं ये आपके लगभग 12%, 12.81% है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल कार्यशील जनसंख्या जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, तो उत्तराखंड में जो कुल कार्यशील जनसंख्या उसमें आपके 33.38% जो है आपके कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल भू क्षेत्र का 86% जो भाग है आपका पर्वतीय क्षेत्र में है, और 14% के आसपास वन जो है आपका समतलीय मैदान है। तो ध्यान रखना उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें 86.07% तो आपका पर्वतीय क्षेत्र है, और 13.93% जो है ये आपके समतलीय मैदान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में पीएम किसान सम्मान निधि योजना संचालित है। तो उत्तराखंड में जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना ये आपके 1 दिसंबर 2018 से संचालित है, और इसमें किसानों को आपके हर साल आपके 6,000 रुपये दिए जाते हैं, और 2-2 हज़ार करके 3 किस्तें दी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना चलाई जा रही है। तो उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना चलाई जा रही है आपके 2020-21 से चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भू क्षरण पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए चलाई जा रही है। तो उत्तराखंड में आपके पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए और पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए आपको उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम्या फर्स्ट की सफलता के बाद 15 जुलाई 2014 से 31 जनवरी 2022 तक देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर में आपके 2,638 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की में चलाई गई थी। तो ये आपकी ग्रामीण 2 योजना चलाई गई थी, यानी उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना सेकंड चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कई प्रकार की मृदाएं पाई जाती है और कौन कौन सी है। तो उत्तराखंड में आपको तराई मिट्टी भी देखने को मिलेगी, बावर मृदा भी देखने को मिलेगी, टेक्सचरी मिट्टी भी देखने को मिलेगी, क्वार्टजाइट मिट्टी भी देखने को मिलेगी, ज्वालामुखी मृदा भी देखने को मिलेगी, दोमट मिट्टी भी देखने को मिलेगी, भूरी मिट्टी और लाल पीली मिट्टी भी देखने को मिलेगी, और बसमी मिट्टी भी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र में मृदा कंकड़ पत्थरों तथा मोटे बालुओं से युक्त होती है। तो जो बाबर क्षेत्र होता है यहाँ की जो मिट्टी होती है ये कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी होती है, और यहाँ पे मोटे बालू देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तराई क्षेत्र के मृदा विहीन खड़ों वाली बाबर तथा शिवालिक क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक परिपक्व होती है, इसमें कमी पाई जाती है। तो जो तराई क्षेत्र की जो मिट्टी होती है इसमें आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी देखी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टर्शियरी प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो टर्शियरी प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है आपकी शिवालिक पहाड़ियों पर तथा दून क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी एवं क्वार्टजाइट मृदा पाई जाती है। तो ज्वालामुखी और क्वार्टजाइट मृदा जो पाई जाती है ये आपके नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में ज्वालामुखी टाइप की मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोमट मृदा पाई जाती है। तो दोमट मिट्टी आपके शिवालिक के निचले ढालों और दून घाटियों में आपको दोमट मिट्टी देखने को मिलेगी। कम वर्षा वाले कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में मिलने वाली अपरिपक्व मृदा कौन सी है। तो कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में जो मिलने वाली जो अपरिपक्व मृदा ये आपकी उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ी ढालों पर पहाड़ियों के किनारे पाई जाती है। तो पहाड़ी ढलानों पर या पहाड़ियों के किनारे जो मिट्टी पाई जाती है आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नैनीताल, मसूरी, चक्रता के निकट चूने, बलुआ पत्थर, सेल और डोलोमाइट चट्टानें निर्मित हैं। ये आर्द्रता गाई और उपजाऊ मृदा है। तो ये आपकी भूरी लाल पीली मृदा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घास के मैदानों के निचले भागों में वनों में मिलता है। तो घास के मैदानों के जो निचला भाग होता है यहाँ वहाँ पे आपके उपपर्वतीय मृदा देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से उत्तराखंड में 3 प्रकार की कृषि भूमि मिलती है। तो उत्तराखंड में आपके सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड में 3 प्रकार की कृषि भूमि देखने को मिलती है। एक तालाब भूमि, दूसरी आपकी उपराऊ भूमि, तीसरी आपकी इजरान भूमि देखने को मिलती है।
भूमि उपयोग सांख्यिकी डायरी 2022-23 के आंकड़े देखेंगे। ये कह रहा है कि राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना है। तो मुझे नहीं लगता कि यह डाटा आपसे पूछ सकता है कि 6 लाख के आसपास है ना। इतना याद रखना, 6 लाख हेक्टेयर के आसपास है। और राज्य में कुल प्रतिवेदन क्षेत्र में वन क्षेत्र कितना है, ये भी परसेंटेज में याद रख लेना कि 63% के आसपास है, या 63.81% है। अगला क्वेश्चन करें कि राज्य में कुल प्रतिवेदन क्षेत्र में स्थायी चारागाह कितना है। तो स्थायी चारागाह जो है ये आपके 3.46% है। तो इसको भी आप परसेंटेज में याद रखना, इतना डाटा याद करना मुश्किल है। ये कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में वृक्ष और झाड़ियाँ और भागों कौन देख रहा है कितने वृक्ष है कितनी झाड़ियाँ हैं। तो ये सब इनकी गिनती करनी मुश्किल है और याद रखना भी मुश्किल है। तो इसमें से ज़्यादातर डाटा आपको स्किप ही करना है। एक इसमें मुझे कमी काम का डाटा लग रहा है। बाकी अगर आपको ये लगता है कि कुछ इनमें से कुछ डाटा पूछ सकते हैं, या आपको ये लगता है कि मैं याद कर सकता हूँ, तो आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में 11 पर्वतीय जिलों का भाग कितना है। तो ये आपके 58% के आसपास भाग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में 2 मैदानी जिलों का भाग कितना है। तो ये आपके 41% के आसपास है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र का क्रमशः कितना योगदान है। तो कुमाऊं क्षेत्र में आपके 49% के आसपास है, और गढ़वाल क्षेत्र में आपके 50% के आसपास है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम भूमि क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। तो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक वन भूमि वाला जनपद है आपको उत्तरकाशी है, और सबसे कम वन भूमि वाला जो जनपद है ये आपके हरिद्वार जनपद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम ऊसर भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जनपद जो आपका चमोली है, और सबसे कम ऊसर भूमि वाला जनपद आपका नैनीताल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम प्रति भूमि वाला क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रति भूमि वाला जनपद पौड़ी गढ़वाल है, और सबसे कम प्रति भूमि क्षेत्रफल वाला जनपद आपका रुद्रप्रयाग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम चारागाह भूमि क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक चारागाह भूमि वाला जनपद आपका चमोली जनपद है, और सबसे कम चारागाह भूमि वाला जनपद आपका टिहरी गढ़वाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाला जनपद आपका उधम सिंह नगर है, और सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाला जनपद आपका चंपावत है। और इससे आगे हम उत्तराखंड के जो भूमि बंदोबस्त है उनको उनसे संबंधित क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश काल में राज्य में कुल भूमि बंदोबस्त हुए थे। तो आज़ादी से पहले जो ब्रिटिश काल में जो उत्तराखंड में कुल भूमि बंदोबस्त हुए थे आपके 11 भूमि बंदोबस्त हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश काल का पहला एक साला भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो ब्रिटिश काल में जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था ये आपके 1815 में कुमाऊं में ट्रेल की सहायता से ई गार्डनर के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश काल का पहला त्रिशाला बंदोबस्त हुआ था। तो ब्रिटिश काल में जो पहला त्रिशाला बंदोबस्त हुआ था ये आपका 1817 में हुआ था, और ये बंदोबस्त आपके ट्रेल के नेतृत्व में हुआ था, और ये आपका त्रिशाला बंदोबस्त था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश काल में पहला पंचसाला भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो जो पहला पंचसाला भूमि बंदोबस्त हुआ था ये आपका 1823 में हुआ था, और ये बंदोबस्त भी आपके ट्रेल के नेतृत्व में ही हुआ था। और इस पंचसाला भूमि बंदोबस्त को आपके 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश काल में पहला 20 साला भूमि बंदोबस्त शुरू हुआ था। तो 20 साला जो ब्रिटिश काल में जो पहला 20 साला भूमि बंदोबस्त शुरू हुआ था ये आपके 1840 में हुआ था, और ये आपके लुन्सी गटन के नेतृत्व में ये भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो इसको 20 साला को ऐसे याद कैसे रखना। तो ये 20 साला बंदोबस्त जो है आपके 20 दूना 40 होता है ना, तो इस तरह से इसको जोड़ लेना। तो पहला 20 साला बंदोबस्त आपके 1840 में हुआ था, और लुन्सी गटन के नेतृत्व में ये बंदोबस्त हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण नौवां भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो ब्रिटिश काल का जो नौवां भूमि बंदोबस्त हुआ था ये आपका 1863 से 1883 के बीच हुआ था, और यह दूसरा 20 साला बंदोबस्त था, और ये वैज्ञानिक विधि से हुआ पहला बंदोबस्त था, और इसलिए इसे विकट बंदोबस्त भी कहते हैं। और इसमें भूमि को आपके 5 वर्गों में बांटा गया था।
तो ध्यान रखना, जो भूमि का जो नौवां भूमि बंदोबस्त हुआ था, ये 1863-83 के बीच हुआ था, और ये दूसरा 20 साल बंदोबस्त था, और वैज्ञानिक विधि से ये बंदोबस्त हुआ था, और इसका आपके विकट बंदोबस्त कहा जाता है। भूमि को आपके 5 वर्गों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन करा कि ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो ब्रिटिश काल का जो अंतिम या 11वां भूमि बंदोबस्त हुआ था, ये आपको 1928 में हुआ था, और ये बंदोबस्त आपके केवल गढ़वाल में हुआ था, और ये बंदोबस्त आपके इप्सन के नेतृत्व में ये बंदोबस्त हुआ था। अगला क्वेश्चन करा कि आज़ादी के बाद पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो आज़ादी के बाद पहला जो भूमि बंदोबस्त हुआ था, आपके 1960-64 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1960-64 में भूमि बंदोबस्त में कितने एकड़ तक के किसानों को भू राजस्व से मुक्त कर दिया गया था? तो ये आपके 3-1/8 एकड़ भूमि को आपके कर मुक्त भूमि कर दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में चलाई जा रही है, तो वर्तमान में उत्तराखंड में आपके स्वैच्छिक चकबंदी चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य गठन के ठीक पूर्व सक्रिय जोत आपके 9.26 लाख थी, लेकिन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की दर अधिक होने के कारण ये सक्रिय धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। इसकी जोतें सक्रिय जो जोत है यहाँ पे कम हो रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेतों की प्रति छोड़कर खेती खेतों की प्रति छोड़कर रोजगार की तलाश बाहर चले जाने को कहते हैं। तो खेतों की प्रति छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर जाने को आपके एब्सेंटी लैंडलॉर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि कृषि गणना 2011 के अनुसार पूछा कि कुल क्रियात्मक जोत संख्या क्षेत्रफल कितना था? तो ये आपको याद नहीं रखना, इतना डाटा मुश्किल है याद रखना, ये फिर भी ये डाटा वाला क्वेश्चन है, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन करा है कि किसी गणना में आपके समस्त जोतों का औसत आकार कितना था? तो 2011-12 में 10-11 में आपके जो उत्तराखंड में समस्त जोतों का जो आकार था, ये आपका 0.89 हेक्टेयर था। अगला क्वेश्चन करा कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में समस्त जोतों का औसत आकार कितना था? तो 2010-11 में तो आपके 0.89 हेक्टेयर था, और 2015-16 में ये घटकर आपके 0.85 हेक्टेयर हो गया था। तो इसमें से ये ऊपर वाला भी याद नहीं रखना, बस आप ये ध्यान रखना, अगर ये पूछेगा 15-16 के हिसाब से कितने समस्त हेक्टेयर जो औसत आकार कितना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया था। तो उत्तराखंड में जो भू अभिलेखों का जो कंप्यूटरीकरण किया गया है, ये आपके देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर से किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारंपरिक स्थानीय भूमि का पैमाना क्या है? तो पारंपरिक स्थानीय भूमि का जो मापने का जो पैमाना है, ये आपका नाली और मुट्ठी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है। तो उत्तराखंड में जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है, आपके 2015-16 से चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके सांख्यिकी डायरी 2022-23 के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में जल संसाधनों के नियोजन, विकास और प्रबंधन हेतु राज्य ने जल नीति जारी की थी। तो जो उत्तराखंड जल नीति जारी की गई थी, आपके 2019 में जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में सकल सिंचित क्षेत्र कितना है? तो ये भी आपको याद नहीं रखना है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र भी कितना है, ये पॉसिबल नहीं, इतना डाटा याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है? तो उत्तराखंड में जो कुल कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र है, ये आपके 53% के आसपास है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? तो मैदानी क्षेत्र में तो आपके जो सिंचित क्षेत्र है, आपके 98% से अधिक है, और पर्वतीय क्षेत्र में ये आपका 22% के आसपास है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जो सुविधा है आपके उधम सिंह नगर में, और यहाँ पे आपके 99% से अधिक आपके सिंचाई की सुविधा है। और हरिद्वार दूसरे नंबर का हरिद्वार है, दूसरे नंबर का जनपद हरिद्वार है, जहाँ पे सबसे अधिक सिंचाई की जाती है, और यहाँ पे आपके 97% से अधिक सिंचित भूमि है। तीसरे नंबर का स्थान आपका नैनीताल है, और नैनीताल में आपके 62% से अधिक भूमि पर सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सबसे कम प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की सुविधा है आपके उधम सिंह नगर जनपद में है, और सबसे कम सिंचाई की जो सुविधा है ये आपके सिंचित क्षेत्र जो है आपके चमोली जनपद में है। यहाँ पे आपके 4.25% मात्र सिंचित क्षेत्र है, या यूँ बोलें कि 4% के आसपास ही
सिंचाई की सुविधा है। और दूसरे नंबर पर आपके अल्मोड़ा है, यहाँ पे अब भी आपके 7% के आसपास है। फिर पिथौरागढ़ में आपके 10% के आसपास सिंचाई की सुविधा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र में से, जो उत्तराखंड में जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र, इसमें से आपके 71% से जो अधिक सिंचाई की सुविधा है आपके नलकूपों से की जाती है। और 20% के आसपास जो सिंचाई होती है आपकी नहरों से होती है। और 0.73% के आसपास कुओं कुओं से, तालाबों से और बाकी अन्य स्रोतों से भी सिंचाई की सुविधा की जाती है। तो पूछ सकते हैं आपसे, हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके माध्यम से की जाती है, तो ध्यान रखना आपके नलकूपों के माध्यम से की जाती है। और दूसरे नंबर पर आपके नहरों का नाम ध्यान रखना, तीसरे नंबर पर आपके कुओं का ध्यान रखना। हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये पूछें कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस क्षेत्र किस से की जाती है, तो यहाँ वहाँ हो सकता है आपके नलकूप ऑप्शन ना दे और नहर दे दे, कुएं दे दे, तालाब दे दे, तो इसमें सब कन्फ्यूजन हो सकता है। तो पहले नंबर पे नलकूप है, दूसरे पे नहरें हैं, तीसरे पे आपके कुआं तालाबों का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल नलकूप सिंचित भूमि में सर्वाधिक नलकूप सिंचित भूमि वाले 4 जिले क्षेत्रफल के घटते क्रम से बताइए। तो नलकूपों से जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है आपके उधम सिंह नगर जनपद में होती है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सिंचाई आपके हरिद्वार में होती है। तीसरे नंबर पे नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई आपके नैनीताल में होती है। और चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों से आपके देहरादून में होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में कुल नहर सिंचित भूमि सर्वाधिक नहर सिंचित भूमि वाले 4 जिले बताइए। तो नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है आपको उधम सिंह नगर में होती है। और नलकूपों से भी सबसे ज़्यादा सिंचाई आपके उधम सिंह नगर जनपद में होती है। और नहरों की दूसरी नहरों से सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा सिंचाई आपके देहरादून में होती है। और नहरों से सबसे तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा सिंचाई आपके हरिद्वार में होती है। और चौथे नंबर सबसे ज़्यादा सिंचाई आपके नैनीताल जनपद में होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में सिंचाई राज्य के नलकूप कितने हैं। उत्तराखंड में सिंचाई राज्य के नलकूप कितने हैं, तो ये डाटा याद नहीं रखना बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है नहरों की कुल लंबाई कितनी है, हमें नहीं मतलब कितनी याद, मतलब ये नहीं है कि कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है, इतना याद रखना मुश्किल है। ये कह रहा है कि लघु डाक नहर कुल, ये भी याद नहीं रखना। कह रहा है कि राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। तो उत्तराखंड की जो सबसे पुरानी नहर है ये आपकी ऊपरी गंगा नहर है। और इसका निर्माण आपके आज़ादी से पहले किया गया था। और ये आपके 1842 से 54 के बीच इसका निर्माण हुआ था। और ये आपके हरिद्वार में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल है। तो ऊपरी गंगा नहर का जो उद्गम स्थल है ये आपका हरिद्वार में है। अगला क्वेश्चन है टिहरी परियोजना का शिलान्यास किया गया था। तो टिहरी परियोजना का जो शिलान्यास किया गया था आपके 1972 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का सबसे ऊंचे टिहरी डैम का जल धारण क्षमता कितनी है। तो टिहरी डैम जो है इसकी जो जल धारण करने की क्षमता ये आपकी 3539 इंटू 10 की पावर 6 घन मीटर है। और टिहरी डैम की ऊंचाई जो है आपकी 260.5 मीटर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि टिहरी परियोजना में कितने लाख हेक्टेयर की भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। तो टिहरी परियोजना से आपके लगभग 2.7 लाख हेक्टेयर की भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी परियोजना को क्या संज्ञा दी गई है। तो टिहरी परियोजना को आपके राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शारदा नहर बनबसा से निकली है। और इसका निर्माण 1928 में किया गया था। और इससे सिंचाई की जाती है। तो इससे जो शारदा नहर है ये आपके इससे सिंचाई आपके चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर आदि जनपदों में की जाती है। तो ध्यान रखना ये जो शारदा नहर है ये आपके बनबसा से निकलती है। और इसका निर्माण आपको 1928 में किया जाता है। और इस नहर का फायदा आपके चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर जनपदों को मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नानक सागर बांध नैनीताल और उधम सिंह नगर की किस सीमा पर स्थित है। और इस बांध का निर्माण किया था। तो नानक सागर बांध जो है ये आपके नैनीताल और उधम सिंह नगर की सीमा पर है। और इसका निर्माण आपके नंदो नदी पर किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाल खाल योजना संबंधित है। तो चाल खाल योजना का जो संबंध है आपके जल स्तर में सुधार से संबंधित है। और इससे आगे हम उत्तराखंड के फसलों से संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। और उत्तराखंड के फसलों से संबंधित जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में फसल सघनता कितनी है। तो उत्तराखंड में जो फसल सघनता है आपके 155 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में मैदानी भागों में की प्रमुख फसलें कौन सी हैं। तो उत्तराखंड के मैदानी भागों में की जो प्रमुख फसलें हैं आपकी गेहूं है, धान है, गन्ना है, उड़द है, मूंग है, चना है, मटर है, आलू मैदानी क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं उत्तराखंड में।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के पर्वतीय भागों की उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय भागों में उपरोक्त फसलों के अलावा स्थानीय विशिष्ट फसलें कौन सी है। तो उत्तराखंड में स्थानीय फसलें जो हैं ये आपकी कोलों है जो पहाड़ी मटर है, कुरंस है जो लोबिया को बोलते हैं, रयांसी है, गहत है जिसको खुल्त बोलते हैं, माश है जिसको उड़द बोलते हैं, तोर होगी, राजमा होगी, भट्ट हो गया जिसको सोयाबीन बोलते हैं, चौलाई, मंडुआ, मंडुआ को आपके कोदो और रागी भी बोलते हैं, जंगोरा होगी, चीणा होगी, ये कावनी होगी, ये काकुन नहीं होगी, कावनी होती है, उगल हो गया, रयाल हो गया, लाल दाना हो गया, ये उत्तराखंड की स्थानीय विशिष्ट फसलें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि पहाड़ की कौनी, चीणा, मिस्री, मिस्री गेहूं, मुंडरी गेहूं, धान और बकुआ धान जो है ये आदि विलुप्त के कगार पर है। तो ध्यान रखना ये उत्तराखंड की जो जैसे कावनी, चैनी, मिस्री गेहूं और मुंडरी गेहूं, रिक्वा धान जो है ये आपके समाप्ति के कगार पर है या विलुप्त के कगार पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की प्रमुख खाद्य फसलें कौन सी हैं। तो उत्तराखंड की प्रमुख जो खाद्य फसलें आपकी गेहूं है, धान है, लाल धान है, रागी है, मक्का है, जंगोरा है, कौनी है, चीना है, ये उत्तराखंड की खाद्य फसलें हैं, प्रमुख खाद्य फसलें हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की प्रमुख दालें कौन सी है। तो उत्तराखंड की प्रमुख दाल आपकी तूर हो गई, मटर हो गया, चना हो गया, उड़द हो गया, मसूर हो गया, राजमा हो गया, भट्ट हो गया, गहत हो गया, ये उत्तराखंड की प्रमुख दालें हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की प्रमुख तिलहनी फसलें कौन सी है। तो उत्तराखंड की प्रमुख तिलहनी फसलें आपकी लाही हो गई, सरसों हो गया, तिल हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, सूरजमुखी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसलें घटते क्रम से बताइए। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो बोई जाने वाली फसल है ये आपकी गेहूं है, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोई बोई जाने वाली फसल आपकी चावल है, तीसरे नंबर पर आपकी मंडुआ और सांवा बोई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोए जाने वाले के कारण प्रदेश की मुख्य फसल कौन सी है। तो जो गेहूं फसल है ये उत्तराखंड की प्रमुख फसल है, और ये लगभग उत्तराखंड के 30% भूमि पर बोई जाती है, इसलिए ये उत्तराखंड की प्रमुख फसल भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई बोई जाने वाली कुछ दलहनी फसलें इनका घटते क्रम से बताइए। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो दलहन में आपके गेहत बोए जाते हैं, फिर आपके उड़द बोई जाती है, फिर मसूर, फिर मटर, फिर चना का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली कुछ तिलहनी फसलें के घटते क्रम से बताइए। तो ये आपके लाही हो गई, सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, तिल हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली तीन खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली तीन जो खाद्यान्न फसलें ये आपकी गेहूँ, सबसे ज़्यादा गेहूँ है, फिर चावल का स्थान आता है, फिर आपका मंडुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में गेहूं उत्पादक प्रमुख जिले कौन से हैं। तो गेहूं का प्रमुख उत्पादक जनपद जो है आपका उधम सिंह नगर है, फिर आपका हरिद्वार जनपद है, फिर आपका नैनीताल पिथौरागढ़ जनपद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में चावल के प्रमुख उत्पादक जनपद कौन से हैं। तो चावल के उत्पादन में भी आपको उधम सिंह नगर प्रमुख स्थान है, नैनीताल का प्रमुख जनपद है, हरिद्वार और पिथौरागढ़ भी चावल उत्पादन के प्रमुख जनपद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रागी यानी मंडुआ का उत्पादन देश में राज्य का कौन सा स्थान है। तो रागी उत्पादन में हमारे उत्तराखंड का स्थान पूरे भारत में तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रदेश में पारंपरिक कृषि उत्पादों तथा मंडुआ, रामदाना, जंगूरा, पाकर, काला भट्ट आदि के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इसके लिए उत्पादन बोनस समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल बोया जाने वाला नकदी फसल कौन सा है। तो उत्तराखंड के राज्य में जो सबसे ज़्यादा नकदी बोया जाने वाला फसल ये आपका गन्ना है, और राज्य के सर्वाधिक उत्पादन जो गन्ना उत्पादक जो जनपद है ये आपके उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार हो गया, देहरादून है, आपका नैनीताल जनपद है। तो पूछ सकते हैं कि गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो उधम सिंह नगर, फिर आपका हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर नैनीताल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में संचालित कुल चीनी मिलें कितनी है। तो उत्तराखंड में आपके 2022-23 के अनुसार 10 चीनी मिलें हैं, जिनमें से आपके दो तो सरकारी है, 4 सहकारी और 2 आपकी प्राइवेट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के देहरादून में मात्र एक चीनी मिल है, जबकि उधम सिंह नगर और हरिद्वार में क्रमशः कितनी है। तो देहरादून में आपकी एक चीनी मिल है, जबकि आपके उधम सिंह नगर में 6 चीनी मिल है, और हरिद्वार में आपकी 3 चीनी मिलें हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम शुरू हुई थी। तो उत्तराखंड में आलू की खेती सबसे पहले देहरादून में हुई थी और इसकी शुरुआत आपका 1823 में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों में आलू की खेती रबी मौसम में, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में होती थी। तो ये आपके खरीफ के मौसम में होती थी। तो उत्तराखंड में जो आलू की खेती आपके रबी की मौसम है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में ये आपके खरीफ की मौसम में बोई जाती है या होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल खाद्यान्न रक्षा सचल दल कितना है। तो ये आपका 319 है। तो ये भी मेरे हिसाब से याद नहीं रखना। कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल फल संरक्षण केंद्र कितने हैं। तो 50 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल राज्य के नर्सरी उद्यान कितने हैं। तो ये आपके 75 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड जैविक उत्पादन परिषद का गठन कब किया गया था। तो उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का जो गठन किया गया था यह आपके 2003 में किया गया था और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में उत्पादित शीतोष्ण फलों के उत्पादन में मात्रा में घटते क्रम से फल बताइए। तो जो नाशपाती, सेब, आड़ू जो है ये आपके शीतोष्ण फल है। और इनमें सबसे ज़्यादा उत्पादन आपके नाशपाती का होता है, फिर आपका सेब का, फिर आपका आड़ू का होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में उत्पादित समशीतोष्ण फलों के उत्पादन मात्रा के घटते क्रम से 4 फलों के नाम बताइए। तो जो आम है ये आपके शीतोष्ण फल है। और उसके बाद जो नींबू, ये भी आपका शीतोष्ण फल है। लीची और अमरूद भी आपके समशीतोष्ण फल है और ये उनका घटता हुआ क्रम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सेब का पहला बाग लगाया गया था। तो उत्तराखंड में सेब का जो पहला बाग लगाया गया था ये आपके उत्तरकाशी तहसील क्षेत्र में 1925 में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सेब उत्पादन नहीं होता है। तो उत्तराखंड में जो सेब उत्पादन नहीं होता है आपके हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद में नहीं होता है। बाकी 11 जनपदों में आपके सेब का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक सेब उत्पादक क्षेत्र है। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो सेब होता है ये आपको उत्तरकाशी जनपद में होता है। और उत्तरकाशी में पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करें तो अर्शिल क्षेत्र का सेब बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला जो है ये आपका उत्तरकाशी जनपद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक सेब को अन्य राज्यों में बेचा जाता है। तो उत्तराखंड में जो उत्पादित सेब होता है इसको अन्य राज्यों में आपकी हिमाचली या उत्तराखंडी ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेब उत्पादन में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो सेब के उत्पादन में हमारे भारत में हमारा स्थान देखें तो हमारा स्थान तीसरा स्थान आता है, जबकि पहले नंबर पर आपका कश्मीर है, दूसरे नंबर पर आपका हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के प्रमुख लीची उत्पादक जिले कौन से हैं। तो उत्तराखंड में लीची उत्पादक में जो प्रमुख स्थान है ये आपका देहरादून का है, उसके बाद हरिद्वार, फिर आपका नैनीताल जनपद का आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में नाशपाती का उत्पादन नहीं होता है। तो उत्तराखंड में जो नाशपाती का उत्पादन नहीं होता ये आपके ऊधम सिंह नगर जनपद में नहीं होता है, बाकी सारे जनपदों में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाशपाती उत्पादन में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो नाशपाती के उत्पादन में भी उत्तराखंड का आपका तीसरा स्थान है। पहले नंबर पर आपका पंजाब है, दूसरे नंबर पर आपका जम्मू कश्मीर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में अखरोट का उत्पादन नहीं होता है। तो उत्तराखंड में जो अखरोट का उत्पादन नहीं होता है ये आपके हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखरोट उत्पादन में देश का उत्तराखंड में कौन सा स्थान है। तो अखरोट उत्पादन के मामले में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। पहला स्थान आपके जम्मू कश्मीर का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में संतरे और नींबू का उत्पादन होता है। तो उत्तराखंड में आपके नींबू और संतरे का जो उत्पादन होता है ये आपके नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून आदि जनपदों में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तराखंड में बागवानी उत्पादनों का विपणन हेतु दो थोक बाजार है। तो ये आपके बागवानी उत्पादनों के लिए उत्तराखंड में आपके जो दो थोक बाजार है, एक तो आपके हरिद्वार में, दूसरा आपका हल्द्वानी में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख जड़िया कौन सी है। तो उत्तराखंड में आपकी बेलाडूना की अभी में उत्पादन किया जाता है। कुटकी अफीम का भी उत्पादन किया जाता है। फाइटेरम का भी उत्पादन किया जाता है। और जिरेनियम आदि सुगंधित हर्ब्स आदि मसाले का उत्पादन किया जाता है। और चाय आदि पेय पौधों की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में लगभग 1609 हेक्टेयर क्षेत्र में जलबेरा, कारनेशन, गलेडियोलाई
लिलियम, गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा आदि पुष्पों की खेती की जाती है। इनमें सर्वाधिक उत्पादन वाला पुष्प कौन सा है? तो इसमें सबसे ज़्यादा गेंदा उत्पादन किया जाता है। गेंदा पुष्प का उत्पादन किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में मशरूम उत्पादन में प्रदेश में कुल उत्पादन इकाई कितनी है? तो ये आपके 328 है, ये भी आपको याद नहीं रखना है, ये घटती बढ़ती रहती होगी। अगला राष्ट्रीय सांख्यिकी डायरी 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड में 31 मार्च 2023 तक मशरूम का उत्पादन था। तो ये भी मेरे हिसाब से याद करने वाला डाटा नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में उत्पादित मसाले कौन से हैं? तो उत्तराखंड में आपकी हल्दी भी उत्पादन किया जाता है, अदरक का भी उत्पादन किया जाता है, मिर्च का भी उत्पादन किया जाता है, लहसुन का भी उत्पादन किया जाता है, जख्या का भी उत्पादन किया जाता है, धनिया और बड़ी इलायची का भी उत्पादन किया जाता है, दालचीनी का भी उत्पादन किया जाता है, तेजपत्ता और मेथी का भी उत्पादन किया जाता है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड में उत्पादित मसालों में सर्वाधिक उत्पादन 3 मसाले कौन से हैं? तो उत्तराखंड में मसालों में पहला स्थान आपका अदरक का आता है, दूसरा सबसे ज़्यादा उत्पादन जो हमारी हल्दी का होता है, तीसरे नंबर का जो मसाला में उत्पादन होता है हमारे यहाँ लहसुन का होता है। तो मसालों में पहला स्थान आपका अदरक का है, फिर हल्दी, फिर आपका लहसुन का आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न रोगों के उपचार हेतु सुगंधित तेल बनाने में उपयोग वन हल्दी की खेती होती है। तो ये आपके ऊंचाई वाले जिलों में की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में पॉली हाउस शेड नेट हाउस की खेती की जाती है। तो ये आपके फूल और सब्जी की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल 2 मेगा फूड पार्क है। तो एक तो आपके हरिद्वार के पतंजलि में है, दूसरा आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर के हिमालयन मेगा फूड पार्क है। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में कितने फूड पार्क है? तो उत्तराखंड में 2 फूड पार्क है, एक आपके पतंजलि फूड पार्क है, दूसरा आपका हिमालयन मेगा फूड पार्क है। और पतंजलि वाला आपका हरिद्वार है और हिमालयन मेगा फूड पार्क जो है ये आपके काशीपुर में है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड में फल और सब्जियों का संरक्षण हेतु 31 कोल्ड स्टोरेज है, जिनमें से उधम सिंह नगर में आपके 22 है, नैनीताल में 2 है, हरिद्वार में 4 है, देहरादून में 2 है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज कहाँ पे है? तो 31 ये टोटल नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज किस जनपद में है। तो ध्यान रखना आपको उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रदेश में जैविक खेती के लिए 61,543 किसानों को चयनित बनाए गए हैं, 1241 क्लस्टर। तो ये भी आपको याद नहीं रखना, मेरे ख्याल से इतना डाटा याद करना पॉसिबल नहीं होता है। बाकी अगर आप याद कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, तो बिल्कुल आप याद करिए। पर मैं इसलिए बोलता हूँ कि मुझे लगता है कि इतना डाटा या तो याद करना मेरे लिए तो मुश्किल है, और शायद ना ही इतना इतना सारा डाटा आपसे पूछा जाता है। क्योंकि हो सकता है कि इस डाटे को हम याद तो रख लें, पर इसकी जगह कहीं ऐसा ना हो कि जो काम की चीज़ हो हमारे दिमाग से स्किप हो जाए, क्योंकि दिमाग की भी अपनी कैपेसिटी होती है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में सर्वप्रथम चाय की खेती शुरू की गई है। तो उत्तराखंड में जो सबसे पहले चाय की खेती शुरू की गई थी आपके 1830 में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में चाय के बाग स्थित है। तो उत्तराखंड में चाय के जो बागान है ये आपके अल्मोड़ा में देखने को मिलेंगे, बागेश्वर में भी, चंपावत में, पौड़ी में भी है, नैनीताल, चमोली, रुद्रपुर, आपके पिथौरागढ़ आदि पर्वतीय जिलों में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल 1441 में चाय बागान है, जिनमें से 586 हेक्टेयर पर होती है जैविक चाय की खेती। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कहाँ के चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट बागान के नाम से प्रसिद्ध है? तो जो कौसानी, भीमताल, भुआल यानी चौकड़ी जो चाय बागान है ये आपके अंग्रेजों के काल से ही टी स्टेट चाय के बागान के नाम से फेमस है। कौसानी आपके बागेश्वर में, भीमताल आपके नैनीताल है, भुआली आपके नैनीताल में है, चौकड़ी आपके पिथौरागढ़ में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में चाय की फैक्ट्रिया है। तो उत्तराखंड में जो चाय की फैक्ट्रिया है ये आपकी 5 है, इनमें से आपके 4 तो सरकारी है, एक आपकी प्राइवेट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में संचालित 4 सरकारी चाय फैक्ट्रियाँ कौन सी हैं? तो एक तो नैनीताल के घोड़ाखाल में, दूसरी आपके चमोली के नोटी में है, तीसरी आपके चंपावत में, चौथी आपके बागेश्वर के हरि नगरी में है। अगला क्वेश्चन करें निजी क्षेत्र में चाय उत्पादन वाली इकाई स्थापित है। तो ये बागेश्वर के कौसानी में आपके स्थापित है। अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड में 4 सरकारी फैक्ट्रियाँ स्थापित प्रस्तावित है। तो उत्तराखंड में 4 जो चाय की फैक्ट्रियाँ प्रस्तावित है, ये आपके एक तो अल्मोड़ा के दौलादेवी में प्रस्तावित है, दूसरी आपके पिथौरागढ़ के डीडीहाट में प्रस्तावित है, तीसरी आपकी गैरसैंण में प्रस्तावित है, चौथी आपकी चंपावत में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन करें कि वर्तमान में राज्य में चाय का वार्षिक उत्पादन कितना होता है?
तो उत्तराखंड में चाय का जो वार्षिक उत्पादन होता है लगभग 94,000 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में उत्पादित चाय का विक्रय होता है, तो उत्तराखंड में जो चाय बेची जाती है, चाय का निर्यात किया जाता है, आपके उत्तराखंड टी के नाम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां कितनी हैं? तो उत्तराखंड में कुल जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी कमेटियां हैं, ये आपकी 693 है या 693 है। तो इतना याद रखना मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, ये डाटा याद रख लेना। ये कह रहा है कि इसमें पशुपालन डेयरी के बारे में पूछा गया कि कितने कुक्कुट है, कितने कुत्ते हैं, कितने हाथी, कितने खरगोश, कितने बंदर है। तो ये सब मेरे हिसाब से इतना याद कौन रख सकता है। या फिर आपके कितने गोवंश है, कितने महिष वंशीय है, कुल भेड़ कितने हैं। तो ये याद बिल्कुल भी नहीं करना, ना ही कोशिश करना कि कितने बकरे हैं, कितनी बकरियां, ये कौन याद रख सकता है। और कितने घोड़े हैं, कितने खच्चर है, कितने ऊँट है। तो मेरे ख्याल से ये डाटा भी आपको याद नहीं करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन याद रख लेना चाहिए कि राज्य में कुल डी श्रेणी पशु चिकित्सालय कितने हैं? तो ये आपके 10 है। तो ये छोटा सा डाटा है, इसलिए याद रखना थोड़ा आसान हो सकता है। राज्य में कुल पशु प्रजनन फॉर्म कितने हैं? तो ये भी ध्यान रखना, ये आपके 4 है। और राज्य में कुल कृत्रिम गर्भाधान केंद्र उपकेंद्र कितने हैं? तो 789 है, ये भी मेरे ख्याल से याद नहीं रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में कुल 11 दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ है और 10 दुग्धशालाएं हैं, जबकि दुग्ध औषधन केंद्र कितने हैं? तो ये आपके 45 है। तो ये भी याद नहीं रखना, मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में गठित कुल दुग्ध समितियां कितनी है? तो ये भी याद नहीं रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध और दुग्ध पदार्थों को आपूर्ति की जाती है। तो दूध और दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति जो की जाती है आपकी आंचल ब्रांड के नाम से की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई है। तो मिल्क पाउडर प्लांट की जो स्थापना की गई है आपके उधम सिंह जनपद में की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना की गई है। तो पशु आहार निर्माणशाला की जो स्थापना की गई है आपके रुद्रपुर, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेयरी शोध विकास केंद्र का स्थित है। तो डेयरी शोध विकास केंद्र जो है आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य स्तरीय सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड स्तरीय सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान जो है ये नैनीताल के लाल कुआं में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। तो गौ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये आपके ऋषिकेश के पशुलोक में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र स्थित है। तो अति हिमकृत वीर्य उत्पादन जो केंद्र है ये आपके देहरादून के श्यामपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केवल मादा पशु का ही जन्म हो, इसके लिए देश का पहला सेक्स सार्किट सीमन उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये इसकी स्थापना अभी श्यामपुर और ऋषिकेश में की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत की गई थी। तो गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत आपके 2014-15 में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो उत्तराखंड में गोवंश संरक्षण अधिनियम आपके 2007 में बना था। तो ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सहकारी रेशम प्रक्षेपण है। तो ये आपके 72 है, प्रक्षित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में उत्पादित रेशम के प्रकार है। तो उत्तराखंड में आपके 4 प्रकार के रेशम देखने को मिलेंगे, मलबरी, टसर, मूंगा और एरी रेशम देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो उत्तराखंड में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम की शुरुआत आपके 2004-05 में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के पशुलोक में ऊन विश्लेषण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है, जबकि मुनि की रेती में ऊन श्रेणीकरण का क्रय विक्रय केंद्र की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौन पालन मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध है। तो मधुमक्खी पालन के लिए जो फेमस है आपका चंपावत का श्याम ताल फेमस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो मत्स्य नीति लागू करने वाला जो देश का जो पहला राज्य आपको उत्तराखंड है। और उत्तराखंड ने जो मत्स्य पालन की नीति लागू की थी आपके 2002 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में कार्यरत विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्र है। तो ये आपकी 12 है। तो ये आपके उत्तराखंड के ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन थे।